तो देखिए ऐसा है, जब हम लोग उस दिन शिफ्टिंग कंट्रोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट शुरू करा था, तो उसमें एक लाइन है, ग्रेटर लिंक बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उनका और जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका लगातार लिंक बढ़ता जा रहा है। अब इस लाइन को एग्जांपल के अगर तौर पर हम लें, तो जैसे हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, जैसे हम आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं, वैसे ही इंडिया का ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इंडिया वर्ल्ड में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे कंट्रीज को ज्यादा मदद कर पा रहा है। और उसके अलावा जैसे जैसे इंडिया कोई भी, आप यू पिक एनी पॉलिसी, स्वच्छ भारत अगर कर लीजिए तो भी एसडीजी अपहोल्ड हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कर लीजिए तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपहोल्ड हो रहा है। अगर आप हाउसिंग स्कीम कर लीजिए तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपहोल्ड हो रहा है। अगर आप नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पर जाइए तो भी एसडीजी अपहोल्ड हो रहा है। अगर आप कोई भी पॉवर्टी एलिवेशन मनरेगा वगैरह पर जाइए तो भी एसडीजी अपहोल्ड हो रहा है। जल जीवन मिशन पर जाइए तो भी एसडीजी अपहोल्ड हो रहा है, हर नल से जल वाला जो मिशन है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारी ये लिंकेज बढ़ेगा डोमेस्टिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में, वैसे ही फॉरेन पॉलिसी का डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी? व्हाट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी? वेयर it is not in the confines of academia. It is not the prerogatives of few elite people. Foreign policy is a, now it is a subject of an engagement of large electorate in foreign policy. तो ये दोनों पॉइंट्स आपको मिला करके देखने हैं कि what do we mean by democratizing foreign policy? It means that the larger electorate will also keep an eye on foreign policy and it will be in sync with the aspirations of people. जो हमारे लोग हैं उनके एस्पिरेशंस के हिसाब से, उनकी एस्पिरेशन से वो सिंक होगा। आया ना? उस विषय का ध्यान रखेंगे। आगे आइए, इसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? इंडिया इज अ ग्रेट कल्चर दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, अ कल्चर दैट हैज इट्स ओन वाइब्रेंट ट्रेडिशंस एंड व्हिच एनकंपास यूनिवर्सल ड्रीम्स। Our values and culture see divinity in every being and strive for the inclusive welfare of all. Therefore, the very core approach is public welfare through public participation, and this public welfare is not just for India but for the entire world. यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ करके और इसका जो सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट था उसको बता रहे हैं कि जो हमने कहा अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लिए पब्लिक वेलफेयर सिर्फ हमारा वेलफेयर नहीं है, हमारे लिए पब्लिक वेलफेयर सिर्फ इंडिया का वेलफेयर नहीं है, हमारे लिए पब्लिक वेलफेयर पूरी दुनिया का वेलफेयर है। क्यों? क्योंकि हमारा हमेशा से ये थॉट प्रोसेस रहा है कि हम जिस कॉस्मोस में रह रहे हैं, हम जिस अर्थ में रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहां पर जब शांति होगी तो वो हमारे डेवलपमेंट के एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, और अगर वहां पर कन्फ्लिक्ट होगी तो वो हमारे डेवलपमेंट के लिए एक ऑब्स्टेकल का काम करेगी। इसलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? द वेरी कोर ऑफ आर अप्रोच मतलब फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच इज पब्लिक वेलफेयर through public participation, and this public welfare is not just for India but for the entire world. तो वैक्सीन मैत्री हो, ऑपरेशन गंगा हो, एचएडीआर ऑपरेशंस हो, ये सारी के सारी चीजें इसी भावना से चलती हैं, जिसे हम एक अगर हम फ्रेज में समेट दें तो हम क्या कहते हैं? आत्म सर्वभूतेषु, परसीविंग एवरीवन लाइक योरसेल्फ। सब लोगों में स्वयं को देखना। वहीं से पेपर 4 का कंपैशन आता है, वहीं से पेपर 4 का एथिक्स आती है, वहीं से पेपर 4 की प्रोबिटी आती है, इंटीग्रिटी आती है। और पिछले साल आपने सवाल देखा, इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिक्स की उन्होंने बात करी थी। तो जो यूनिवर्सल एथिक्स हैं हमारे हमारे सभ्यता के, वो आपको वहां पर भी दिखेंगे और वो आपको यहाँ पर भी दिखेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, डोंट रीड एनीथिंग इन साइलोज। एथिक्स अलग पढ़ना है, आईआर अलग पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। आईआर में भी तो एथिक्स होता है, गवर्नेंस के भी तो एथिक्स है,
ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। फिर उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने इसी मैगजीन में क्या, इसी बुकलेट में क्या बोला, एज इंडिया राइजेज एंड इट्स कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज ग्रो इट विल नेचुरली कंट्रीब्यूट मोर टू द वर्ल्ड। मतलब नेशनलिज्म फॉर इंडिया इज ग्रेटर इंटरनेशनलिज्म, नेशनलिज्म फॉर इंडिया इज ग्रेटर इंटरनेशनलिज्म। जब इंडिया ये कह रहा है कि हम अपनी नेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो वो दरवाजे बंद नहीं कर रहा दुनिया के लिए, वो अपने आप को इसलिए मजबूत बना रहा है कि दुनिया के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। जब आप एक परिवार में होते हो और आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो कई कई बार आप 2-3 साल के लिए परिवार से कट जाते हो कि मैं मेहनत करूंगा 2-3 साल और कुछ अच्छा करके आऊंगा जिससे कि मेरे परिवार का उद्धार हो सके, मेरे परिवार के लिए मैं कुछ अच्छा कर सकूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप को अपने परिवार से काट लिया है। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो आपका तपस्या का समय है, और उसके बाद जब आप उस लायक बन जाएंगे तो आप अपने समाज का, परिवार का, राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं। तो कभी भी, जैसे जब हम आत्मनिर्भर भारत पर जिस तरह के आर्टिकल्स कभी कभी देखते हैं, तो बड़े शैलो माइंडेड आर्टिकल्स होते हैं कि नहीं, इंडिया इज क्लोजिंग इट्स डोर्स ऑन द वर्ल्ड। नो नो, इंडिया इज इंप्रूविंग इट्स माइट सो दैट इट कैन कंट्रीब्यूट मोर टू द वर्ल्ड। दैट इज व्हाई वी से दैट, सी, इट्स अबाउट बीइंग रेलेवेंट, है ना। जब आप ये कहते हो कि भाई इंडिया की नेशनल कैपेबिलिटीज इंप्रूव होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? आज जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस इंडिया के पास होने चाहिए, तभी इंडिया रेलेवेंट हो पाएगा। और मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होने के लिए आपको अपनी नेशनल कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना पड़ेगा, तो उस विषय का ध्यान रखिएगा। तो as India rises and its capacities and capabilities grow, it will naturally contribute more to the world. A civilizational state re-emerging on the world stage and that draws on its heritage will obviously create its own imprint. A civilizational state re-emerging on the world stage. 2 मिनट के लिए इसी लाइन पर रुक जाइएगा। अगर आप यूपीएससी के पिछले कुछ सालों को देखें, तो ये 2 थीम्स हैं। पहला, इंडिया का सिविलाइजेशनल पास्ट, कल्चर के सवालों में, एस्से के सवालों में, और दूसरा, री इमर्जिंग ऑफ इंडिया एट द वर्ल्ड लेवल, जिसे मैं कहता हूँ इंडिया राइजिंग। ये 2 थीम जो पिछले 4 साल से यूपीएससी की पेपर्स में आप देख रहे हैं, बार बार ऑप्शनल में सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट इज इंडियाज रोल इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, हाउ इंडिया विल कंट्रीब्यूट टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इस तरह के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इंडिया के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो दोनों थीम्स एक इस पैराग्राफ में आपको सामने दिख रही हैं। अ सिविलाइजेशनल स्टेट री इमर्जिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज। जब एक सिविल, देखिए, व्हेन वी से सिविलाइजेशनल स्टेट, तो उसका मतलब क्या है? अ कॉन्फिडेंट स्टेट। कॉन्फिडेंस ऑफ व्हाट? Confidence that confidence that is derived from experience. Experience of what? Experience of thousands of years of doing what? Of contributing to the global goods, of driving globalization sustainably. Confidence of doing what? Confidence of creating a world that was free of conflict. At least India aspired for a world that was free of conflict. And that is why I always say that peace for ancient Indians and ancient India was a strategic choice, because they knew that peace was conductive of business. And their foreign policy, their vision for the world was guided by अर्थशास्त्र, है ना। क्यों? क्योंकि जितने कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, जितने भी इंटर रिलेटेड इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, उन सब को एक साथ साधने का एक ही तरीका था, दैट वाज शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो हम उस जगह से आते हैं जहां पर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी वाज द गाइडिंग लाइट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हम हेगेमोनिक नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी होगी तभी मार्केट का चंक बढ़ेगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, एंड विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर। So nationalism for India is a greater internationalism. It is not a jargon. It is not a phrase. It is not a idiom. It is not a fancy looking word. It is a way of life. It is a value for ancient Indians. यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो पूछो। Re-emerging of India is in every sphere of CNP, comprehensive national power. पूरे हर एक फेज में वो सीएनपी में आपको इमर्जेंस दिख रही है, ठीक है। है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको भेज दो अगर कोई पीडीएफ
हो, ठीक है, खैर। एज अ फुल ब्लडेड मेंबर ऑफ ग्लोबल साउथ, इसका मतलब क्या है? ग्लोबल साउथ का मतलब जो कंट्रीज 0 डिग्री के नीचे आते हैं। हाँ, इंडिया हालांकि पूरी तरह से 0 डिग्री के नीचे नहीं आता है, आपको मालूम है। इंडिया इवन आता भी नहीं है 0 डिग्री के नीचे। लेकिन इट इज नॉट जस्ट अ geographical thing. When we talk about global south, it takes in account the history of the countries. We can say थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो डेवलपिंग हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड हैं। तो ग्लोबल साउथ का मतलब ऐसे कंट्रीज जो लेटर एंड स्पिरिट, तो मतलब लेटर में तो बोला जाता है 0 डिग्री से नीचे, सदर्न हेमिस्फीयर वाले, लेकिन स्पिरिट में अगर देखें तो ऐसे कंट्रीज जो डेवलपिंग हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिनको 20वीं सेंचुरी में वर्ल्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा में जिनको इंडिपेंडेंस वगैरह मिली है। तो एज अ फुल ब्लडेड मेंबर ऑफ ग्लोबल साउथ, मतलब वी आर नॉट द मेंबर ऑफ ग्लोबल साउथ because of the strict criterias of being a global south, that is 0 डिग्री के नीचे, but by values, by historicity, by experiences, and now by a kind of wisdom that has evolved in last 75 80 years, 75 years, how to develop ourselves. And that wisdom can contribute a lot in developing other countries. And that is why when we say we are a full-blooded member of global south, we are committed to the development of others because we have been in their shoes. It means that is something that guides Indian model against the Chinese model of foreign policy, because Indian model will always care for others. Indian model will believe in sharing expertise. Indian model will believe in shared prosperity. Indian model will believe in sharing the leadership of the world. Indian model will believe in hand holding. Indian model will believe in providing you funds without grabbing your land. Indian model will believe in helping you grow your national capabilities. Indian model will believe in treating you like an equal partner, not as a lackey, not as a satellite state. And Atma Sarva Bhuteshu is Indian model of foreign policy. Yes or no? पूछो। जनरली नहीं कंसिडर किया जाता है, ठीक है। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कोई डाउट, कोई समस्या? यीशु मूड में आ रहे हैं, आज काफी कुछ मिलने की संभावना। And as a polity with a flavor that is uniquely its own, and as a polity with a flavor that is uniquely, अच्छा sorry, as a full-blooded member of the global south, comma, ये लाइन आपको समझ में आ गई? As a system that intersects so much with the west. बहुत, what is succinctness in your answers? As a system that intersects so much with the west. Now west likes to symbolize itself for democracy. West like to fashion its capital market, open market. West like to, brand its own liberal values of tolerance, peace, humanity, human rights, and all that, right? Who else than India as a natural partner for West, which has these values in its DNA, and that is why you call India as a mother of democracy. A country which see what is the universality of these values in India. You need to understand, when they say that West, liberal values means West, you need to understand that the long before West was born, long before USA was born, right, there was yo mam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati tasyaham na pranashyami sachame na pranashyati. जो मुझ में सबको देखता है, जो सब में मुझको देखता है, भगवान क्या कह रहे हैं? जो हर एक व्यक्ति में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है,
उसके लिए मैं उससे दूर नहीं हो सकता और वो मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। लेकिन पहली लाइन, जो हर व्यक्ति में ईश्वरत्व देख रहा है, जो हर एक व्यक्ति में ईश्वर का अंश देख रहा है और अपने आप को अपने आप में ईश्वर देख रहा है, वो ना अपने लिए कभी गलत हो सकता है, ना कभी दूसरों के लिए गलत कर सकता है। अ सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ individualism and collectivism, a society that brands, that likes to pride its in responsible individualism, which fuels its collective constitutionality. Yes or no? ठीक। तो हाउ पॉलिटी एथिक्स इज गाइडिंग आईआर? डू यू अंडरस्टैंड? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक। So everything that you will read will come, it will, there will be a confluence of it to guide the next topic that you read. That is how the topics are planned. So when we say as a system that intersects so much with the West, we are talking about commonalities, we are talking about convergences, we are talking about liberal values, democracies, human rights, open market, religious tolerance, right? And everything. And if we talk about intersections with the West, again, भारतेषु स्त्रिया पुरुषा नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत, जहां पर अलग 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 भाषा बोलने वाले, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग काम करने वाले, अलग अलग लोगों की पूजा करने वाले लोग रह रहे हैं, वो भारत है। एंड वेस्ट लाइक्स टू प्राइड इटसेल्फ नाउ एज अ नॉलेज इकोनॉमी। हमारा नाम क्या? भा। भा मतलब नॉलेज, रथ मतलब लगा हुआ। जो नॉलेज में लगा हुआ हो वही भारत है। उससे बड़ी नॉलेज इकोनॉमी क्या हो सकता है? तुम्हारे कंट्री का, तुम्हारी अपनी ट्रेट, योर फर्स्ट आइडेंटिटी इज दैट यू आर एन इंडियन, यू आर अ भारतीय। सो थिंक अबाउट योरसेल्फ, हु आर यू? अ पर्सन who is genetic, who must be, by nature of your this identity, you must be indulged in the process of knowledge. That is why you are a bharatiya, right? For your, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मतलब थोड़ा सा एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, तो ब्रैग नहीं कर सकते। और ह्यूमिलिटी हमारी सबसे बड़ी सिविलाइजेशनल ट्रेट है, ठीक है ना? ह्यूमिलिटी हमारी बहुत बड़ी ट्रेट है। और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, राम हो, कृष्ण हो, ठीक है ना, कहते कृष्ण माखन चोर है, उनको माखन की, जो जिसने सृष्टि बनाई उसको माखन की कमी होगी, है? तो ह्यूमिलिटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है, ठीक है। राम को वनवास जाने की क्या जरूरत थी? स्वयं नारायण इतनी सेना, इतने दिन युद्ध करने की क्या आवश्यकता, एक बाण से खत्म कर देते युद्ध। लेकिन ये लोग अवतार इसलिए थे क्योंकि तुम इनके बारे में जानो, तुम्हारी लाइफ को ये गाइड करें। तो भगवान का ईश्वरत्व रोक करके कुछ देर के लिए उनको मानव रूप में यहां भेजा गया कि यू शुड टेल द पीपल ऑफ दिस लैंड दैट हाउ दे विल लिव देयर लाइफ। तुम्हें मानवता सिखाने के लिए, मानव धर्म सिखाने के लिए अवतार होते थे, ठीक। कोई कहता है कि राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, या नहीं थे, आप कितनी फ्यूटाइल डिबेट करते हैं। आप सोचिए, आप उनसे सीख क्या सकते हैं, ठीक है। खैर, हाँ भाई, यहां तक एनी प्रॉब्लम? ऑनलाइन वाले, आर यू आर वेरी पैसिव? सो गए क्या? लस्सी तो मैंने पी है, सो आप लस्सी पी के पढ़ाने से आज कितना अच्छा नहीं। अब ये मैंडेटरी कर देते हैं दोपहर वाले सेशन में, या आज ये मैंडेटरी हो गया। हमारे ऑनलाइन वाले भाइयों, कुछ लिखना पढ़ना चाहेंगे आप? OMW, यस सर। SSUP, ये क्या होता है? यो सर, ये क्या होता है? तुमको रिमूव करते हैं क्लास। SSUP, है? सॉरी नहीं, सॉरी, ये है श्रेया फ्रॉम पंचकुला। ये हमें बंदर भेजती हैं, हम इन्हें झापड़ भेजते हैं। दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ आवर मैसेजेस गो इन एवरी कन्वर्सेशन। नो, आई डोंट थिंक सो। तो मैं उसको झापड़ ही भेजता हूँ, और कोई ऐसा कोई हाँ, दैट इज
नहीं, उसके मैसेज बड़े ऐसे प्रोवोकिंग से होते हैं, जैसे मुझे मुक्का मारने का मन करता है। खैर, इंडियाज ट्रेजेक्टरी विल श्योरली इन्फ्लुएंस द ग्लोबल जर्नी। अच्छा रुको, अब तीन चीजें देखिए, एक एक लाइन कितनी तगड़ी हो सकती है। एज अ फुल ब्लडेड मेंबर ऑफ द ग्लोबल साउथ, समझ में आ गया वैल्यूज ऑफ ग्लोबल साउथ। एज अ सिस्टम दैट इंटरसेक्ट सो मच विद द वेस्ट, समझ में आ गया हमारा वेस्ट से क्या कॉन्फ्लुएंस है, क्या वो है। और अब सुनिए, दूसरों के साथ तुलना करते करते कभी भी अपने अंदर का वो तत्व नहीं भूलना चाहिए जो आपको विशिष्ट बनाता है। that thing that makes you special, right? And as a polity with a flavor that is uniquely its own. As a polity with a flavor that is uniquely its own. And what is that uniqueness about India's polity? इतना डाइवर्स समाज, उसके बावजूद भी सबको साथ लेने की कला। इतना डाइवर्स समाज, उसके बाद भी एक कॉन्स्टिट्यूशन। इतना डाइवर्स समाज, उसके बाद भी ऐसी यूनिटी, इंटीग्रिटी। ऑब्वियसली छोटे मोटे ये लल्लू पंजू टाइप के स्कर्मिशेस चलते रहेंगे, देश बहुत बड़ा है हमारा, ठीक है। तीसरी चीज, हम कहते हैं व्हाट मेक्स अस सो यूनिक, हमारे सिटीजन्स की कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस, उनकी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना। व्हाट मेक्स अस सो यूनिक, इतना विराट देश होने के बावजूद भी एक सामंजस्य, हर एक जगह माध्यमा प्रतिपदा का सिद्धांत, मिडिल पाथ का सिद्धांत, सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट और पंचायत मतलब लोकल गवर्नेंस के बीच में, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, हर एक जगह कैसे हमने एक फाइन बैलेंस बना करके रखा हुआ है। दैट इज व्हाट मेक्स अस यूनिक। ठीक, remember that as India becomes India's trajectory will surely influence the global journey। ऑब्वियस सी बात है कि जिस दिशा में 150 करोड़ डेमोक्रेसी वाला देश जाएगा, 150 करोड़ इंडिविजुअल स्फीयर में डेमोक्रेटिक लोगों का देश जाएगा, देश, नेशन, यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं, नेशन, ठीक है, क्योंकि 150 करोड़ लोगों का इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसको देश बनाती है, और वो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी गाइड होती है हमारे सिविलाइजेशनल ईथोस से, जो सैकड़ों हजारों सालों से हमारे एंसेस्टर्स को गाइड करते आ रहे हैं, और उसी से डिफॉल्ट हमारे अंदर आए। ठीक, सो ऑब्वियस सी बात है, इंडियाज ट्रेजेक्टरी विल श्योरली इन्फ्लुएंस द ग्लोबल जर्नी। एज द चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसडीजी कमेटी सेड that India's performance in achieving SDGs will determine how world can achieve the SDGs। मतलब उसने बोला था, उसके बाद इन्होंने उसको रिपीट किया था, ठीक है। और सेम बात हमारे मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कही थी कि इंडियाज जर्नी इन अचीविंग एसडीजी विल डिटरमाइन कि हाउ द वर्ल्ड विल अचीव एसडीजी। ठीक, उसके बाद इन रिमेंबर दैट एज इंडिया becomes ever more democratic, democracy will also become ever more Indian, both in its sensibilities and texture। है? Remember that as India becomes ever more democratic, the democracy will also become ever more Indian। जैसे जैसे इंडिया के एक एक इंडिविजुअल सिटीजन के इंडिविजुअल स्फीयर को हम डेमोक्रेटाइज करते जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना,
जैसे जैसे हम इंडिया के एक एक इंडिविजुअल सिटीजन के इंडिविजुअल स्फीयर को डेमोक्रेटाइज करते जाएंगे, वैसे वैसे इंडिया ज्यादा डेमोक्रेटाइज होता जाएगा। और जैसे जैसे इंडिया ज्यादा डेमोक्रेटाइज होता जाएगा, जैसे जैसे इंडिया ज्यादा डेमोक्रेटाइज होता जाएगा, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंडिया में यूनिवर्सल होती जाएंगी। एंड देन इंडिया कैन से टू द वर्ल्ड, look at my democracy, how my democracy, apart from its huge diversity, huge divisions, huge differences, how my democracy is working to uplift millions, billions out of the poverty, how my democracy is offering solutions to the global world, how my democracy will shape the international development agenda, how my democracy will be the guiding light, will be the light of the world, a world which is ridden with conflicts, a world which is marred with all kind of religious ideological conflicts. How my democracy will tell you that you don't need to fight, you can coexist. Because what we say, tat tvam asi, I am that. हर दूसरे व्यक्ति को अपनी जैसा देखोगे तो कंपैशन आएगा, और तुम्हारे इंडिविजुअल डिसीजंस उसके हिसाब से गाइड होंगे। ये इथोस तुमको सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक बना सकता है, तुम्हारे अंदर रिस्ट्रेंट पैदा कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि मोरल रिस्ट्रेंट पैदा तब होता है जब तुम्हारे अंदर ये मोरल वैल्यूज होती हैं, तत्वमसि और आत्म सर्वभूतेषु की, और ये वैल्यूज तुमको सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ, लिमिटेड गवर्नेंस की तरफ, इंडिविजुअल स्फीयर में, कलेक्टिव स्फीयर में लेकर के जाती हैं। और तब तुम्हारा समाज, तुम्हारा देश दुनिया के लिए गाइडिंग लाइट बन सकता है। कोई डाउट? यशु मूड में? ओहो। हम्म। नहीं लिए, किसने कहा लिए? उनका इंग्लिश मीनिंग दूसरी कंट्री से लिया गया है, ठीक है? उनका इंग्लिश मीनिंग दूसरी कंट्री से लिया गया है। क्या डेमोक्रेसी दूसरी जगह से ली हमने? रिपब्लिकनिज्म दूसरी जगह से ली, ठीक? वो एक अलग विषय है, ठीक है, कि हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दौरान हम बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन करके उनको कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे थे। बट इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि बोरोड है। ये पानी देना जरा। ओम। देखो ऐसा है कि कहीं कहीं पर कोडिफाइड फॉर्म में वो चीजें थी, हमने वो नाम उठा लिया तो हमने कह दिया कि हमने वहां से लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो उनके यहाँ नाम होगा, हमने वो नाम ले लिया। अब इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमने अपने यहाँ से नहीं ली? इसीलिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट पढ़ा रहा हूँ, क्लास रिवीजन करोगे डिबेट वाली तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? खैर, यूपीएससी ने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं ये वाले, बहुत सब दिमाग से देखा करो पेपर, ठीक है? ऑनलाइन वाले दोस्तों, इंजॉइंग और नॉट? As India becomes ever more democratic, democracy will also become ever more Indian. And अब इसको shifting contours of foreign policy से relate करिए, तो क्या देखेंगे? ये
India aspiring to become development architects of the current decade. तो जो ब्रांड इंडिया बनाने की हम बात कर रहे हैं, जो हम ब्रांड इंडियन ब्रांड ऑफ डिप्लोमेसी, इंडियन ब्रांड ऑफ फॉरेन पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, वो इंडियन ब्रांड ऑफ फॉरेन पॉलिसी कहां से आएगा? When you will say that we are truly democratic, we are not persecuting Uyghurs, we are not persecuting any other minorities, we are not persecuting any group of people who speak a distinct language, we are not persecuting any people from political ideology, we are not persecuting any person who wants to go against our culture or our ness. ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि you need to understand that when you say that as India will become more democratic, democracy will become more Indian, because that will be one thing that you can sell at the global level. What USA sold at the global level post Second World War? Democracy. The idea was to get in your markets, but they did not say that we'll come and come into your markets. They said no, we are coming to establish democracy. But there's a difference between establishing a democracy and imposing a democracy. When without inculcating democratic ethos in individuals, you impose democracy, you establish democracy, that is imposing a democracy. And when you inculcate democratic ethos in citizens, that is inculcating democracy from the bottommost strata. And that is why we start from self-help groups, we start from gram panchayats, we start from urban local bodies, we then go to state legislature and then to national legislature. We never do other way around. Inculcate democracy like Cholas did it. Inculcate democracy like Magadh Empire did it. Inculcate democracy like Gupta Empire did it. Inculcate democracy from the bottommost strata. Inculcate democracy by getting the democratic ethos in the individual sphere of every individual. Inculcate democracy in individuals, and then your democratic ethos will creep in universally in your entire society. पैदा करना, धीरे धीरे किसी चीज को नर्चर करना शुरू करना, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, उसके बाद मेरा तो इंटेलेक्चुअल ऑर्गेज्म हो चुका है एक. India becomes ever more democratic, democracy will also become ever more Indian. ठीक, but many more to come. ठीक, both in its sensibilities and texture. ठीक, sensibilities and texture का मतलब क्या है? India will be sensible to the demand of the world. India will be sensible to the demand of third world countries. India will be sensible to the demand of global south. India will be sensible to the demand of Africas, Latin Americas, West Asias, Central Asias, ASEANs, and Eastern Europes. What all they have in common? Either developing or least developed. And while they develop, the development should not only be of economic category. It should not only be in the economic sphere. The development must be in democratic sphere also. That is why when you say that India will also become ever more, democracy will also become ever more Indian, we will say that we are not after economic growth. We are not just after economic growth. We are talking about sustainable development. We are talking about development of every individual. We are talking about upliftment of poverty. Eradication of poverty. That is spiritually uplifting. Because that will make us feel we are empowered. And when you feel that you are empowered, your belief in
preamble or the values of preamble will be more strong, and the day citizen of India start believing that whatever is written in the constitution is relatable to me, India will become more democratic. Yes or no? अब कल वाली क्लास याद कर लो, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस और इक्वालिटी. So as social, economic, political justice, equality and all liberty and all these values written in the preamble, as they become more relatable to every individual, the values written in the preamble of Indian Constitution, as they become more relatable for a common Indian, he will become more democratic. Because he'll understand that these constitutional ethos are not just written, I can feel them. And as he becomes more democratic, then India can offer that democracy to the world. So the democracy will become ever more Indian. Democracy will not be synonymous with a country that needs in 2020 Black Lives Matter. Right? Democracy will be synonymous with an India which talks less and does more in inculcating democracies, in not establishing but nurturing democracies. The words matter. They will say we have established democracy in Syria. I can see the democracy at the feet of Bashar al-Assad. We nurture democracies. We help them, not impose them. There is no big brotherly attitude from us. Right? That is that. कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या? पानी लाओ बेटा. अच्छा तुमने हमको दिया था, वो ठंडा सा था, ये वाला लाओ. वो हाँ. नहीं ऐसा नहीं, किसने कहा भाई? क्या बात कर दी आपने? आप एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर अब 70% वोटिंग हो रही है. ठीक है, 66-70% वोटिंग हो रही है नेशनल इलेक्शन में. इट इज अ ह्यूज डील. ठीक है, ऐसा नहीं है. और अबे एजुकेटेड वोट तो यूएसए नहीं डाल रहा भाई. एजुकेटेड वोट तो यूएसए नहीं डाल. एजुकेशन होती है, सोशल मीडिया थोड़ी एजुकेशन आती है. ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि एजुकेटेड वोट, अब दिल्ली वाले तो बहुत एजुकेटेड है. ठीक, यू आर सेलिंग योर वोट ना. केरला, केरला इज एट दिस मतलब इट्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट. खुद ही बोल दिया ना उन्होंने. तो एजुकेशन विदाउट वैल्यूज मेक्स यू अ क्लेवर डेविल, क्लेवर इविल. ठीक है ना? नंबर 1. नंबर 2, yes, election commission is a major part of brand India. ठीक है ना? And the election commission also conducts many drills, many exercises across the world to train the countries to inculcate their democratic capabilities. पूरी दुनिया में चलाता है. ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा. डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. सर एक एग्जांपल जहां डेमोक्रेसी थी और वो एग्जिस्ट करी इन द फेस ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. ये किसने बोला? डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ये किसका स्टेटमेंट है? श्रेया? जरा बस देखना पंचकुला की अगर अभी हो तो. हम और मेधावी आ रहे हैं पंचकुला. कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म का. ठीक है, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज कम्युनिस्ट
and is democratic. Democracy dies a slow death in socialist and communist countries. ठीक है ना? Why? Because communism says that we will establish absolute equality, not equal protection of law, equality before law. If you want absolute equality, it means you have to snatch something from somebody, and you will determine मुझे किसको देना है. So that can't be done in a democracy. It should be done, and it can only be done in a dictatorship. That is why from Castro to Che Guevara to Stalin to Lenin to the Polish guy जिसके against में वहां पर revolution हुआ था, ठीक है ना? ये all these were dictators. ठीक. तो भैया सेम वेम coin ना है, ठीक है? बाकी तुमको भाटिया जी समझाएंगे. भाटिया जी समझाओ. ये कह रही है कि डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ये है डेमोक्रेसी. है चंदू ने देखो बस निकाल दी 11 बजे की है पंचकूला के लिए. ठीक, इतनी देर से ये कर रहा था, समझ रही हो तुम? क्या है टू साइड्स ऑफ द फ्री ऑफ द सेम कॉइन, मतलब वेलफेयर ऑफ सोसाइटी नहीं हो सकता. नहीं देखो ऐसा नहीं है. अरे बहुत एक्सट्रीम चीज है भाई. इनमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन है कि ये चाहते थे कि डाउन ट्रोडन का भला हो. दोनों के तरीके इतने रेडिकली अलग हैं कि आप इसे ये नहीं बोल सकते. ठीक, एटलीस्ट थ्योरी में चाहते थे. ठीक. और कम्युनिज्म लोगों को कोई राइट देते ही नहीं है. चाइना तो कह ही रहा है कि डेमोक्रेसी बेकार है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स का जमाना है. ठीक है. ओम, हाउ आर यू? यस, ये भी बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली. देखो इन्होंने कहा कि टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन इसलिए नहीं हो सकते कि कम्युनिज्म जैसे ही कम्युनिज्म आप उसमें आता है तो ये मान के चलता है कि समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग का शत्रु है. वन साइड ऑफ द पीपल इज द एनिमी ऑफ द अदर साइड ऑफ द पीपल, पुअर एंड रिच. बट डेमोक्रेसी में क्या है? आर्टिकल 39 कि कोई किसी का शत्रु नहीं है, हमें दोनों को साथ लेकर के चलना है और इकोनॉमिक व्यवस्था इस तरह से चलानी है कि दोनों का भला होता रहे. ठीक है ना? तो वो ध्यान रखिए. कोई और डाउट, परेशानी, हैरानी, भूख का न लगना, घबराहट? 2 गिलास लस्सी और 2 छोले भटूरे खाने के बाद में तुमको कुछ कैसे हो सकता है ये सब? दोनों प्लेटों से तुम खा रहे थे, मैं देख रहा था. 2 प्लेटों से खाया इसने. ना साहिल को खाने दिया ना तान्या को खाने दिया. और ऐसा है, अपनी लस्सी खत्म करके बैठा है, तान्या के ग्लास की लस्सी को एक्सचेंज कर दिया. उसकी लस्सी का ग्लास भरा हुआ था, उसको एक्सचेंज कर दिया, उसको अपनी जगह रख लिया, अपना वाला खाली उसकी जगह रख दिया. वो कह रही मेरा ग्लास खाली, ये कि मैं तो मेरी नहीं है. कम्युनिज्म एक्सप्लेन दिया. ठीक है. खैर, बाहर खाने गए थे क्या आज? नहीं, वो लंच में वी जस्ट वेंट टू हैव श्रीजी छोले भटूरे विदाउट यू. ओम, झेलेबल टिल हियर. मिस्ड इट अगेन. खैर, अब ये हेडिंग्स देखिए. एट द ग्लोबल हाई टेबल, नेबरहुड फर्स्ट, एक्सपेंडिंग ग्लोबल एंगेजमेंट्स, engaging in new constructs, India's global initiatives, rescue operations, first responder in crisis for the people, diplomacy for development, development partnerships, connecting with our own, the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, the world celebrates with India. उसके बाद में जरा ये वाले पॉइंट्स देखो. मैंने हालांकि आपको एक्सरसाइज करके आने के वो बोला था ये, लेकिन फिर भी अब जरा ये वाले पॉइंट देखिए. जरा ये दोनों अपने फोन में आमने सामने अगल बगल खोलिए, फोन या वट एवर यू. ये यहाँ मैंने खोल दिया, आप ये खोलिए. और देखिए कि यही सारे पॉइंट्स लगभग लगभग शिफ्टिंग कंट्रोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी में भी कवर्ड
हैं।